चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए एनसीईआरटी का जो पेपर 2 होता है, उसका शुरू करने जा रहे हैं साइंस का। जिसमें हम जीव विज्ञान से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम फिजिक्स करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे। मतलब भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान। ठीक है? और इसमें हमारा जीव विज्ञान में हमारा 13 अध्याय है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। 13 अध्याय है तो 13 अध्याय में ज़्यादा जब मान लीजिए 52 क्वेश्चन है, तो इसे 2 पार्ट में लाऊँगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 52 से कम है तो 1 पार्ट में लाऊँगा। इसी तरह का सीरीज़ चलाऊँगा, भाग 1, भाग 2 की जगह पे पार्ट 1, पार्ट 2 चलाऊँगा। ठीक है? और ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें देरी ना करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चलेंगे और जल्द ही वन लाइनर का सीरीज़ लाने जा रहा हूँ। देख रहा हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देख रहे हैं बायोलॉजी का, तो हमें लगता है कि टाइम व्यर्थ जा रहा है, उसकी जगह पे वन लाइनर चला दूँ। ठीक है? तो आप तैयार रहिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो जीवों के वर्गीकरण पहला अध्याय है, पहला अध्याय में जीवों का वर्गीकरण ही पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो उसी का पहला क्वेश्चन है ये, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो उद्देश्य जो है आपका डी जो है नहीं है, भिन्न-भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए जीवों के वर्गीकरण में। और जो 3 है, जैसे देखिए कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, ये सही है। समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को जो है उचित वर्ग के क्रम में रखना, ये भी सही है। जीवों के विकासशील परिवर्तन को दर्शाना, ये भी सही है, लेकिन भाषा से कोई ऐसा लेन-देन नहीं है। ठीक है? वो तो हम लोग को पहचानने के लिए नाम रखा जाता है। आगे चलते हैं, डिटेल जानते हैं। डिटेल क्या है तो सुनिए, जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तन को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। मतलब उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर, विशिष्ट लक्षण के आधार पर, परस्पर समरूपता कहिए, संबंध कहिए, और विकासशील परिवर्तन को दर्शाने के लिए जो है ना, वैज्ञानिक जो है जीवों का वर्गीकरण किए हैं। समझ गए? ये ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया गया है। समझ गए? लैटिन भाषा के रूप में एक नाम दिया गया है प्रत्येक जीव का, जो जीवों के वर्गीकरण में हम पढ़ रहे हैं। यद्यपि देखा जाए तो क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न-भिन्न नाम हो सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पे अगर जाइएगा तो बहुत अलग-अलग नाम है, नॉर्मल नाम है। मान लीजिए हम गाय यहाँ बोलते हैं, कहीं और कुछ और बोला जाता है। अगर मान लीजिए शेर का बहुत जगह नाम अलग-अलग है ना? शेर का इंग्लिश में कोई बोलता है लायन, हम लोग बोलते हैं शेर। हम रखे होंगे क्षेत्रीय नाम, है ना? परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए जाते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो उन्हें लैटिन भाषा के रूप में दिया जाता है, लैटिन नाम दिया जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे जीवों के वर्गीकरण में, ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। समझ गए? दूसरा प्रश्न क्या है कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक जो है, ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैरोल्स लिनियस हैं। कौन है वर्गीकरण विज्ञान का, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैरोल्स कैरोल्स हैं, याद रखिए, कैरोल्स लिनियस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? कैरोल्स लिनियस को कहा जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे कि हम इनके बारे में जानते हैं थोड़ा, सुनिए। कैरोल्स लिनियस, ऐसे कभी-कभी लिनियस खाली नाम दे देता है, तो ध्यान रखना पूरा नाम इनका कैरोल्स लिनियस है। को वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोल्स लिनियस को कहा जाता है। ये याद हो गया? ये मतलब होता है कि कैरोल्स लिनियस के बारे में बात हो रही है। तो कैरोल्स लिनियस जो हैं स्वीडन के निवासी हैं। ये एक बात ध्यान रखना है। ठीक है? तो स्वीडन के वनस्पति शास्त्रीय भी कहे जाते हैं हमारे लिनियस जी, एवं जीव विज्ञानी थे। मतलब जीव वैज्ञानिक भी माने जाते हैं स्वीडन के। आप जान लीजिए, और कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के। जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक कौन? अपनी एक पुस्तक लिखे हैं सबसे पहले लिनियस जी, उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी।
ठीक है, क्या नाम है इनका? सिस्टमा नेचुरी। क्या है? नेचुरी। देखिए सिस्टमा नेचुरी, इसकी अगर बात करें कि कब लिखे थे, तो 1758 में लिखे थे, मतलब 1758 ईस्वी में लिखे थे। सिस्टमा नेचुरी नाम का एक पुस्तक लिखे, कौन? लिनियस जी। और ये कौन है? वनस्पति शास्त्रीय है, वनस्पति शास्त्रीय माने जाते हैं। तो ये स्वीडन के रहने वाले हैं। क्लियर हो गए? इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि सिस्टमा नेचुरी में जो है जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की है। जो सिस्टमा नेचुरी जो है, नेचुरी, ये लिखने वाले लिनियस जी हैं। लिनियस जी जो हैं इस पुस्तक में लिखे हैं, 1700 जब 58 में आया था, तो जीवों के वैज्ञानिक नाम इसमें जुड़ा हुआ है इस पुस्तक में। और वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की गई है, जो कि टैक्सोनॉमी का जो होता है उसका किया गया है। लिनियस की बात अब करते हैं। तो लिनियस ने, लिनियस मतलब कैरोल्स लिनियस की बात हो रही है। तो लिनियस ने संपूर्ण प्राकृतिक को तीन जगत मतलब किंगडम्स में बांटे हैं। एक तो जंतु जगत, एनिमल्स, याद रखिएगा। दूसरा है पादप जगत, मतलब प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट्स, प्लानेट नहीं, प्लांट्स। पादप जगत, प्लांट्स की बात हो रही है, पौधे की बात हो रही है। एक तीसरे नंबर पे आता है अब खनिज। ठीक है, तो खनिज जगत की बात करते हैं। तो तीन जगत में बांटे हैं, जंतु जगत, पादप जगत और खनिज जगत में विभाजित किया है। कौन किया है? तो लिनियस जी किए हैं, ये भी जान लीजिए। इनका किताब का नाम सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी में क्या हुआ? जीवों का वैज्ञानिक नाम और वर्गीकरण की व्यवस्था प्रस्तुत की गई है, उसकी प्रणाली दी गई है। उन्होंने पादप जगत, उन्होंने कौन? लिनियस ने पादप जगत को 24 वर्गों तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया है। सोचिए, खनिज 3 भाग में तो आगे बांट दिए प्रकृति को, 3 जगत में, जंतु, पादप और खनिज। अब सबसे बात करें तो पादप और जंतु पे ज्यादा ध्यान दिए। तो पादप जगत में 24 वर्गों में बांटे और जंतु जगत में 6 वर्गों में बांटे। ये जरूर ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि लिनियस जी हैं पादप जगत को कितने वर्गों में बांटे थे? तो 24 वर्गों में। और जंतु जगत को कितने वर्गों में बांटे? तो 6 वर्गों में। तीसरा प्रश्न की अगर बात करें तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, कौन सी है? तो ये द्विनाम पद्धति है। ये ए नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब चलिए इसमें जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण कैरोल लिनियस है। देखिए कैरोल्स बोल दे रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं, कैरोल बोल दिए तो भी दिक्कत नहीं। ध्यान रखना है कैरोल्स लिनियस पूरा नाम है, वो बस याद करने के लिए मैं बीच में कट करता हूँ, गलत नहीं समझना है। तो जीवों का वैज्ञानिक नामकरण कैरोल्स लिनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनाम, याद रखिए द्विनाम नामकरण पद्धति के आधार पर किया गया। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किया। इसमें अगर बात करें द्विनाम पद्धति में, अगर हम बात करें तो जीवों को जो है लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया गया है, जो कि हम ऊपर भी पढ़ते आ रहे हैं, जिसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग बांटे गए हैं? 2 भाग बांटे गए हैं। पहला भाग क्या है? तो सुनिए, पहला भाग जो है इस जीव के वंश मतलब जीन्स की बात हो रही है। दूसरा भाग में है उसकी जाति की बात हो रही है, उसकी मतलब जाति को व्यक्त करता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला भाग में वंश की बात होगी, दूसरा में जाति की बात होगी। आगे सुनिए, अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर जो है बड़ा मतलब कैपिटल होगा, याद रखना है। क्या है? कैपिटल होगा, लिखा जाता है। तो आपसे पूछेगा अंग्रेजी में जो वंश का नाम है जैसे जींस, उसका पहला अक्षर जो है बड़ा होगा, मतलब जी बड़ा वाला होगा, तथा जाति का नाम जो है छोटे अक्षरों में होंगे, मतलब स्मॉल लेटर में होगा। समझ गए? जाति का जो है दूसरा भाग जो जाति देख रहे हैं उसका नाम छोटे भाग में होगा, छोटे भाग से लिखा जाता है। उदाहरण होमो सेपियंस। देखिए होमो सेपियन अंग्रेजी में देखिए एच जो है बड़ा होगा, होमो सेपियन, और एस जो है जाति का नाम है सेपियन, सेपियंस, होमो सेपियंस। बुद्धिमान मानव की बात हो रही है, उदाहरण के रूप में बता दिया, तो ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो होमो सेपियन। क्लियर हो गए? मानव जाति हो गए, बुद्धिमान मानव की बात हो रही है। चलिए आगे चले। इतना समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करें,
कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तभी होता है। और ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन जा रहा है कि नहीं? बताइएगा ज़रूर, तभी हम कुछ कर पाएँगे। चौथे प्रश्न की अगर बात करें तो जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। तो जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? तो सी है, जाति है। क्या है? जाति है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अगर देखते हैं तो सुनिए, आगे तो होगा जगत मतलब किंगडम, संघ होगा, संघ मतलब होता है अगर बायोलॉजिकल नाम देखें तो फाइलम, इंग्लिश में है फाइलम, संघ को फाइलम कहा गया है, ये हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए। तो आप जानते हैं कि जगत हो गया किंगडम, फिर होगा संघ मतलब फाइलम, वर्ग होगा क्लास होगा, फिर गुण होगा ऑर्डर होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अब उसके बाद देखें तो कुल, कुल मतलब फैमिली, वंश मतलब जीन्स, याद रखिएगा, और जाति मतलब जाति होगा। और स्पष्ट है कि जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई माना जाता है। जगत जो है 2 भाग में बाँटा गया था, जिसमें जगत जो है सर्वोच्च इकाई है और जाति जो आप देख रहे हैं सबसे अंत में, वो जो है निम्नतम इकाई है, याद रखना है। ठीक है? तो जाति का ये इंग्लिश में जो है स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ बोलते हैं, सुने होंगे स्पीशीज़, जाति को स्पीशीज़। तो मत सॉरी, सर्वोच्च इकाई में अगर बोले, तो हम बताएँगे किंगडम्स। याद रखिए किंगडम मतलब जगत को, जगत वर्गीकरण को करेंगे। और अगर पूछते जाति, जाति की अगर बात करें, जाति मतलब स्पीशीज़, निम्नतम इकाई मानी जाती है। ठीक है? निम्न इकाई या निम्नतम इकाई मानी जाती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 5वां प्रश्न क्या है? 5वां है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। तो 5 जगत मतलब 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है आपसे। तो ये बताइएगा, वेक्टर को बताइएगा। हिएक्टर, हिएक्टर बोल दीजिएगा। तो जानते हैं 5 जगत का नाम सुनते ही। तो देखिए, जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकृत प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई है, जो निम्नवत हैं। क्या है? निम्नवत है। जैसे कि आगे देखिए 2 जगत वर्गीकरण किया गया है, जो कि आपको कौन किए हैं? तो कैरोल्स, लिनियस का नाम आता है। 3 जगत वर्गीकरण किया गया है, हैकेल का नाम आता है। 4 जगत वर्गीकरण करने वाले का नाम आता है, कोप, लैंड का नाम आता है, याद रखना है। अब 5 जगत वर्गीकरण करने वाला का नाम आता है आर.एच. हीटेकर। क्या लिखिएगा? हिएक्टर। तो आर.एच. हिएक्टर। अब देखिए हेक्टर द्वारा जो प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत बताए गए हैं, जिसमें पहला है, क्या है? मोनेरा, मोनेरा है। दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का नाम सुनेंगे। ठीक है? तीसरा है पादप, जो कि हम जानते हैं पादप जगत पौधा मतलब प्लांट्स। ठीक है? और चौथा है कवक, जो कि फंगस, फंगस को जानते हैं, फंगी का नाम सुने होंगे। और जंतु 5वें नंबर पे एनिमल्स, जो कि एनिमल है, तो जंतु आ जाता है। समझ गए? तो चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ ध्यान देखिए। जो मैंने मॉक टेस्ट करवाया ना, उससे देखिए, एनसीईआरटी से ही सवाल आपको क्लियर होगा। ये पढ़ के जाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए छठा प्रश्न, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वर्गीकी। क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। ये जरूर ध्यान रखना है। अब वर्गीकी कहलाता है तो चलिए जानते हैं। तो जीवों की बात करेंगे तो इसमें जंतु एवं पादप दोनों आएंगे, जंतु भी और पादप भी दोनों आएंगे। अब याद रखिए, जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी कहलाती है। समझ गए? वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया याद रखिएगा, आकृतिकी कह दीजिएगा, मोर्फोलॉजी कह दीजिएगा। और एक होता है पारिस्थितिकी, जो कि इकोलॉजी का नाम सुने होंगे। और एवं अनुवांशिकी, अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स पर आधारित होता है। 7वां प्रश्न है कि कौन सा जीव जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो कौन सा जीव जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? ये मोनेरा शब्द सुने थे? कहाँ सुने थे? 5 जगत में सुने थे। 5 जगत में मोनेरा का नाम आया था, जो कि पहला है मोनेरा ही। लास्ट है, सबसे लास्ट है हमारा, क्या था बताइए? जो कि 5 जगत में हेक्टर का नाम सुने होंगे, वही दिए थे 5 जगत, है ना? उसी में मोनेरा शब्द आया। तो चलिए बता देते हैं। तो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो शामिल कौन नहीं है? कवक नहीं है, फंगी। क्योंकि ये जो मोनेरा हेक्टर जो दिए थे, फंगी का स्पेशल अलग बताए थे, है ना? 5 जगत में। तो मोनेरा तो अलग हुआ, तो इस कवक ही तो अलग होगा। हाँ, जीवाणु आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, नीलहरी सवाल है, क्योंकि 5 जगत में इसको नहीं बताया गया है।
इसमें सम्मिलित किया गया है मोनेरा में सबको, समझ गए? लेकिन कवक को अलग बताया गया है फंगी को, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब सुनिए इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। तो सुनिए, जीवाणु हो गया मतलब बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, तो मोनेरा जगत में शामिल है। तो आपसे पूछेगा माइकोप्लाज्मा का नाम सुने हैं, नील हरित शैवाल का नाम सुने हैं, जीवाणु का नाम सुने हैं, ये सब जो है किसमें सम्मिलित है? तो मोनेरा जगत में सम्मिलित है। मोनेरा जगत का नाम कहाँ सुने थे? तो 5 जगत में पहला जगत आता है मोनेरा जगत, किंगडम आता है, जो कि कौन दिए थे? हेक्टर जी दिए थे 5 जगत के बारे में, जिसमें मोनेरा पहला है। आगे सुनिए, मोनेरा जगत की अगर बात करें, किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मोनेरा जगत में एक कोशिकीय क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा मोनेरा जगत में बताइए क्या शामिल किया जाता है? प्रो अलग कर दीजिएगा, देखिए याद करवा देते हैं आपको। आगे क्या करिएगा? प्रो अलग कर दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है? प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया जाता है। और ये क्या है? तो एक कोशिकीय है, कोशिकीय जीव है, ये ध्यान रखना होगा। और बात कर लेते हैं, जिसमें एक केंद्रक का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? केंद्रक का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में, याद रखिएगा, ठीक है? और ये मोनेरा जगत में शामिल होता है, मोनेरा, याद रखिए मोनेरा। इन जीवों को जो है 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने जीवों में? 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। किसको? जीव को। कौन जीव को? प्रोकैरियोटिक जीव, जो आप देख रहे हैं मोनेरा जगत को। याद रखिएगा, आर्किया अथवा आर्कीबैक्टीरिया के रूप में किया गया है इसे, पहला। दूसरा क्या है? तो देखिए, बैक्टीरिया तो है, मतलब यू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, अथवा बैक्टीरिया बोलिए या यू बैक्टीरिया बोलिए, दूसरे नंबर वाले। तो 2 वर्गों में विभाजित हो गया, एक तो आर्किया में हो गया और दूसरा बैक्टीरिया में खुद हो गया, या यू बैक्टीरिया में हो गया, बट गया, 2 वर्गों में बांट दिया गया। अब बात करते हैं कवक की। कवक की बात करते हैं, फंगी की बात करते हैं, फंगस की बात करते हैं। कवक जो है स्वयं में एक पृथक जगत है, जो कि मैंने बताया था, जो कि ये 5 जगत में स्पेशल इसको बताया गया है। मोनेरा जगत है, ध्यान सुनिएगा, मोनेरा जगत में नहीं बल्कि किसमें है? प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया जाता है। तो कवक जो है हमारा प्रोटिस्टा जगत में शामिल कर सकते हैं, नहीं तो ये अपना खुद स्पेशल एक पृथक जगत है, ये भी ध्यान रखना है। चलेंगे, जैसे जीव विज्ञान का वर्गीकरण है तो पार्ट 2 में चलेगा, ऐसे कंटिन्यू चलेगा, आप अगर सपोर्ट करते तो और कंटिन्यू चलेगा। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो विषाणु जो है किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं, मतलब किसी में भी नहीं, ठीक है? तो इसमें से किसी में भी नहीं होगा, याद रखना है 8वां प्रश्न कि क्या है। तो देखिए, विषाणु तो हम जान गए कि विषाणु के बारे में बहुत बार पढ़े हैं, वायरस है हम जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही अति सूक्ष्म जीव होता है, अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म मतलब अकोशिकीय है ये, ठीक है? कोशिकीय नहीं है, अकोशिकीय है ये। कौन? वायरस। अकोशिकीय संरचना वाले क्या है ये? वायरस जो है अकोशिकीय संरचना वाले क्या है? प्रोटीन है। कौन प्रोटीन है? तो आगे इसे तोड़ लीजिए, न्यूक्लियो प्रोटीन है, समझ गए? तो न्यूक्लियो प्रोटीन कण है ये भी, समझ गए? तो न्यूक्लियो प्रोटीन कण माने जाते हैं वायरस, ये जान लीजिए, जिसमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो प्रोटीन से घिरा हुआ है ये वायरस, और उसी जो प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसमें जो है पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है किसमें? वायरस में। और प्रोटीन का आवरण से ढका हुआ है, घिरा हुआ है, समझ गए? अब देखिए, विषाणु जो है जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान जो है लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं। इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अब एक बात जान लीजिए, विषाणु के बारे में हम जानते हैं, और विषाणु के बारे में जान लीजिए कि विषाणु जो है जीवित परपोषी है, समझ गए? जीवित परपोषी है कि शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करेगा। मतलब विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में, मतलब जो हम जैसे जीवित हैं, हमारे शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करेगा, समझ गए? परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करता है, मतलब स्वतंत्र रूप से निर्जीव की तरह करेगा काम, ठीक है? ज्यादा तंग करिएगा तो एक्टिव हो जाएगा, सजीव बन जाएगा, ऐसा निर्जीव के समान काम करेगा,
ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। मतलब सजीव वाले और निर्जीव के बीच का ये कड़ी है। ठीक है? विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता है। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है कि जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। तो जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है तो सी है, केंद्रक युक्त है। क्या है? केंद्रक युक्त माना जाता है। तो केंद्रक युक्त है, चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो ये तो फाइनल है कि हम जान गए। जिनकी कोशिकाओं में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आपसे एक सवाल ये बनेगा कि मोनेरा जो है आप जानते हैं कोशिकीय जीव है, ठीक है? और केंद्रक में ये पाया नहीं जाता है मोनेरा। तो ये भी क्लियर हो गया कि कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्लियर हो गया। अधिकांश जीवाणु जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, विषमपोषी हैं। क्या हैं? विषमपोषी हैं। विषमपोषी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो अधिकांश जीवाणु जो है विषमपोषी होते हैं। परंतु कुछ जीवाणु जो होते हैं वह स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी मतलब स्वयं के लिए करते हैं। ठीक है? स्वयं के लिए करेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। समझ गए? तो विषमपोषी को कहा जाता है, इंग्लिश में जो लिखा हो वो भी मैं बता देता हूँ, उसे बोला जाता है हेटेरोट्रॉफी। हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं, एफ आई नहीं लगा हुआ है तो इसलिए हेटेरोट्रॉफ बोलेंगे। और स्वपोषी को बोला जाता है, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। क्लियर हो गए? तो अगर विषमपोषी बोले तो आप बताइएगा हेटेरोट्रॉफ बता दीजिएगा। हेटेरोट्रॉफ होते हैं और समपोषी को बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? सुनिए, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। तो अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका कौन सी है? तो वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। अब इसके बारे में हम सबसे ज्यादा जानेंगे कि माइकोप्लाज्मा है क्या, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा क्यों है, माइकोप्लाज्मा जो है कौन सी जीव है, हम सब पढ़ के आज क्लियर कर देंगे। और आपका बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या एनटीपीसी हो, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा बायोलॉजी का, वो क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। ये मैं कह नहीं रहा, ये बुक कह रहा है। क्यों कह रहा है चलिए जानते हैं। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा जो है कौन सा जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव है। आगे तो सबसे बड़ी बात है कि प्रोकैरियोटिक, प्रो अलग कर दीजिए, कैरोटिक जीव अलग कर दीजिए, और ये क्या है? तो याद रखना है कि एक जीव है जिसके अंदर माइकोप्लाज्मा है। मतलब माइकोप्लाज्मा क्या है? तो प्रोकैरियोटिक जीव है, बस इतना जान लीजिए, जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति मतलब सेल बॉल का अभाव होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। ये अब तक ज्ञात जो है सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। सबसे छोटी जीवाणु मतलब जीवाणु है, बैक्टीरिया है, सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। तो आपसे पूछेगा सबसे छोटी जीवाणु कोशिका कौन सी है? तो हम बताएंगे माइकोप्लाज्मा है। ये जीव कौन? माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। जीव जो है मानवों, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। मतलब मिट्टी तक में पाया जाता है माइकोप्लाज्मा। पादप में तो आप सुने होंगे, पौधे में जानते होंगे, पशु में जानते होंगे, मानव में जानते होंगे, यहाँ तक कि कीट में भी जानते होंगे। आप जान लीजिए मृदा में भी पाया जाता है माइकोप्लाज्मा, याद रखना है। मतलब ये जीव जो है माइकोप्लाज्मा क्या है? एक प्रोकैरियोटिक जीव है। तो अगर ये भी बता दे चाहे ये दे दे तो हम समझेंगे कि मानव में, पशु में, पादप में, कीट में और मृदा में आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर जो है प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पेनिसिलिन, वीटा क्या है? लैक्टम, याद रखिएगा, आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मतलब जैसे आप समझ सकते हैं पेनिसिलिन का नाम सुने होंगे और बीटा लैक्टम का नाम सुने होंगे। क्लियर हो गया? 11वां प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, 11वां प्रश्न क्या है? कवकों के विषय में असत्य कथन है। तो कवक के विषय में असत्य कथन अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे मतलब फंगस के बारे में, तो सी आंसर होगा, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही तो गलत बात है कि अपना भोजन स्वयं कैसे बनाएगा कवक भाई, ये तो दूसरे पे डिपेंड रहता है कि नहीं? तो क्यों रहता है चलिए जानते हैं। कवक जो है क्या है? कवक एक कोशिकीय माना जाता है, ये हम जानते हैं, एक कोशिकीय है अथवा बहुकोशिकीय, ये भी ध्यान रखना है। तो कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय कौन सा जीव है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे यूकैरियोटिक जीव है। समझ गए?
यूकैरियोटिक जीव माना जाता है। ये तो हम क्लियर हो गया। तो आपसे पूछेगा कवक क्या है? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिनकी कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। केंद्रक मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे देख रहे होंगे इंग्लिश में लिखा हुआ है केंद्रक या न्यूक्लियस बोले। एवं केंद्रक कला। केंद्रक कला का मतलब न्यूक्लियर, क्या बोलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दीजिए, मतलब नाभिकीय झिल्ली भी बोल सकते हैं इसे। केंद्रक कला को नाभिकीय झिल्ली भी बोला जाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि इंग्लिश में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो केंद्रक कला कहिए या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहिए, पाई जाती है किसमें? फंगस में, मतलब फंगी में, कवक में। तो आपसे पूछेगा कि जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक या केंद्रक कला पाई जाती है वो क्या है? तो वो कवक है। ये हम क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं। बहुकोशिकाएं कवकों का शरीर जो है धागे जैसे होते हैं। कवक सूत्रों, ठीक है, क्या होते हैं? कवक सूत्रों से बने होता है। कवक सूत्रों से बने होते हैं या बना होता है, ये आपके शब्द पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे सम्मानित करते हैं। बहुकोशिका कवक का जो है शरीर जो होते हैं धागे जैसे होते हैं, जिसे कवक सूत्रों से बना होता है। बस इतना जान लीजिए, किससे बना होता है? कवक सूत्र से बना होता है। इसमें जो है पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कवक सूत्रों से बना होता है, पर्णहरित होता है मतलब क्लोरोफिल, जो कि नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है? अपना जो पोषण करता है कवक, वो पौधों एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करता है। ये जरूर ध्यान रखना है। पोषण के आधार पर अगर देखें तो कवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सजीवी, सजीव होता है। दूसरा होता है परजीवी, याद रखना है। तो तीसरा होता है मृतो परजीवी होता है। तो एक ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पोषण के आधार पर अगर देखा जाए तो कवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। सजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं और मृतो परजीवी होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसे सेकंड पार्ट में लाएंगे 12वां क्वेश्चन से। तो आज के लिए ये पहला पार्ट खत्म करते हैं।